टाइटैनिक जहाज पर थे भारतीय लोग। उन्होंने क्या बताई थी कहानी, उस हादसे पर उन्होंने क्या कहा। अटलांटिक महासागर में लापता हुई टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि यह पनडुब्बी 18 जून को लापता हो गई थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि लापता पनडुब्बी को ढूंढने के दौरान टाइटैनिक जहाज के पास उसका मलबा मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी, जो एक हादसे के बाद डूब गया था। दरअसल उस वक्त टाइटैनिक और भारत का एक अहम रिश्ता था। इस बारे में 2012 में आई नेक्स्ट ने एक खबर लिखी थी जिसमें इस रिश्ते का जिक्र किया गया है। इस खबर को अमेरिकन राइटर जॉर्ज बेहे के बयानों के आधार पर लिखा गया था। दरअसल उस शिप में भारत से कई लोग सवार थे। इनमें रूथ नाम की एक बच्ची भी थी। खबर के अनुसार रूथ का पूरा नाम मिस रूथ एलिजाबेथ बेकर था। रूथ का जन्म भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उस रात क्या हुआ था इसकी पूरी कहानी बताई है। दरअसल अमेरिका जाने के लिए रूथ का सफर आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। सफर में उनके साथ उनकी मां और 2 भाई थे। 29 दिन के थका देने वाले सफर के बाद जब रूथ आयरलैंड के शहर साउथहैम्पटन पहुंची तो उन्हें टाइटैनिक एकमात्र ऐसा जरिया दिखा जो उन्हें और उनके परिवार को जल्द से जल्द उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी को दिए एक पुराने इंटरव्यू से मिले उनके शब्द कुछ यूं हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं है उसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। इस लंबे सफर पर रूथ का कोई शिप पर साथी नहीं था। जो हम उम्र थे वो रूथ की भाषा ही नहीं समझ पाते थे। अपने पुराने इंटरव्यू में रूथ ने खुद ही इस बात का खुलासा भी किया था। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, मैं भारत से थी और इंग्लिश के शब्दों के साथ तेलुगु के शब्द जोड़कर ही मेरी बात पूरी होती थी, जो शिप पर मौजूद दूसरे यात्रियों की समझ से परे था। खैर, रूथ को क्या पता था कि इस समस्या से बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही है। 14 अप्रैल की रात 11:40 पर रूथ की शिप पर अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उनकी मां दौड़ते हुए कमरे में आई और रूथ को जगाने लगी। कुछ भी समझ पाने से पहले ही रूथ अपने परिवार के साथ शिप की डेक पर जा पहुंची थी, जहां पहली बार उसे किसी अनहोनी के होने का एहसास हुआ था। अपने पुराने इंटरव्यू में उस रात का सीन बताते हुए रूथ ने कहा था कि औरतों को लाइफ बोट पर बैठाया जा रहा था। मेरी मां और भाई लाइफ बोट नंबर 11 में बैठ चुके थे और मेरे लिए उस बोट में जगह नहीं थी। किस तरह रूथ को लाइफ बोट नंबर 13 में जगह मिली, जिसने उन्हें रेस्क्यू शिप कारपेथिया पर पहुंचा दिया। टाइटैनिक से लाइफ बोट पर सवार हुई रूथ ने जब टाइटैनिक को पलटकर देखा तो उनके मन में जो भाव थे उन्हें शब्दों में अपने इंटरव्यू में रूथ ने कुछ यूं बयान किया था। मेरी आंखों में टाइटैनिक के हर एक बिखरते पुर्जे की तस्वीर कैद होती चली जा रही थी और मेरे कान लोगों की चीख से सुन्न पड़ चुके थे। इसी तरह भारत के झांसी से ताल्लुक रखने वाले हेनरी रेलैंड डायर ने भी अपनी आपबीती बताई थी। दरअसल हेनरी सीनियर टाइटैनिक शिप पर असिस्टेंट इंजीनियर थे। खबर के अनुसार 21 दिसंबर 1887 को झांसी में थॉमस डायर और जेमिमा डायर के घर हेनरी ने जन्म लिया था। हेनरी की परवरिश भारतीय माहौल में ही हुई थी। भारत से ही अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हेनरी ने आगे की पढ़ाई ब्रिटेन से की। 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हेनरी को 1908 में आयरलैंड की साउथहैम्पटन बेस्ड शिप कंपनी व्हाइट स्टार लाइन में नौकरी मिल गई थी। कंपनी ने हेनरी की लगन और मेहनत को देखते हुए उसे नए शिप टाइटैनिक में सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भेजने का फैसला कर लिया। बस यही वो समय था जिसने हेनरी की भाग्य रेखाओं को एकाएक बदल दिया। 24 साल के हेनरी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होने का दावा करने वाला ये टाइटैनिक शिप उसकी मौत का कारण होगा। 15 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकराया, उस वक्त हेनरी शिप पर मौजूद अपने दूसरे साथियों के साथ उस भव्य जहाज की यात्रा में हिस्सा होने का जश्न मना रहे थे। यात्रियों को लाइफ बोट में बैठाते बैठाते हेनरी को होश ही नहीं रहा कि कब आखिरी लाइफ बोट भी रवाना हो गई। वो बाकी 1500 बदनसीब यात्रियों की तरह शिप में ही रह गया था।
बचाव दल को हेनरी की बॉडी कभी नहीं मिली। इसी तरह टाइटैनिक पर भारत की पहली महिला मिशनरी मौजूद थी। नाम था मिस एनी फंक। भारत के जांजगीर की रहने वाली 38 साल की एनी फंक के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों की जान बचाने का काम करती थी। बता दें कि भले ही टाइटैनिक ने 1500 से ज्यादा लोगों को मौत के आगोश में ढकेल दिया हो, लेकिन शिप पर एक ऐसी महिला भी मौजूद थी जिसने दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उस वक्त भारत में एक गर्ल्स स्कूल चला रही एनी मां को देखने के लिए न्यूयॉर्क के सफर पर रवाना हुई थी। सेकंड क्लास की पैसेंजर एनी ने 3 दिन पहले ही शिप पर 12 अप्रैल को अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। अमेरिका के न्यूज़पेपर पैटरसन मॉर्निंग कॉल के 100 साल पुराने अंकों में इस बात को प्रकाशित किया गया था कि शिप पर मौजूद एनी फंक नाम की महिला ने शिप पर बची आखिरी लाइफ बोट पर बैठने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उस बोट में एक बच्चा था जिसकी मां उसके साथ जाने के लिए तड़प रही थी। ये देखकर एनी लाइफ बोट से उठ गई और उस महिला को अपनी सीट से दे दी। वैसे शिप के डूबने के बाद रेस्क्यू टीम को एनी की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन भारत में लंबे समय तक उनकी याद में जांजगीर में एनी फंक मेमोरियल स्कूल को वीरता और त्याग का पाठ पढ़ाता रहा है। वहीं 56 साल की मिसेज मैरी डनबर हैवलेट ने न्यूयॉर्क जाने के लिए जो सफर लखनऊ से शुरू किया था वो टाइटैनिक के डूबने के साथ अधूरा ही रह गया था। वो भारत में अपने बड़े बेटे के साथ रह रही थी। छोटे बेटे से मिलने की ख्वाहिश में मैरी ने न्यूयॉर्क का सफर टाइटैनिक से तय करने का फैसला लिया। सेकंड क्लास की पैसेंजर मैरी उस वक्त अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी जब जोर की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। कमरे से बाहर आई तो माहौल पहले जैसा नहीं था। शिप के इंजन की तेज आवाज अचानक शांत हो गई थी। शिप के डेक पर पहुंचते पहुंचते मैरी को जहाज पर आई आफत के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। एक पुराने अखबार इवेंटन्स डेली न्यूज से मिले मैरी के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शिप एक तरफ झुका हुआ था। सभी अपनी लाइफ जैकेट बांधने में व्यस्त थे। मेरे पास लाइफ जैकेट नहीं थी। एक आदमी के पास 2 लाइफ जैकेट देखकर मैंने उससे एक मांगी और पहन ली। लाइफ बोट नंबर 13 में मैरी को जगह मिल गई। इन्वेस्टर्न डेली न्यूज को मैरी ने बताया था कि मेरी लाइफ बोट के बाद एक आखिरी लाइफ बोट ही बाकी थी जिसमें सब यात्रियों का आना नामुमकिन था। मुझे उन लोगों के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दिया था। न्यूयॉर्क पहुंचकर मैरी ने कुछ वक्त छोटे बेटे के साथ बिताया और फिर वापस भारत लौट आई। आखिरी जानकारी के मुताबिक मैरी ने 9 मई 1917 को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। तो ये थी वो कहानी जो टाइटैनिक में भारतीय लोग सवार थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।